बिहार की राजनीति में एक नाम ऐसा है जो दशकों से सत्ता का ध्रुव तारा बना हुआ है, नीतीश कुमार। गठबंधन बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हमेशा बने रहते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब एक ही नेता इतने लंबे समय तक इतने अलग-अलग सहयोगियों के साथ सत्ता के केंद्र में कैसे टिका रह सकता है? ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी राजनीतिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस सियासी सफर की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश रहेगी नीतीश कुमार के पॉलिटिकल प्लेबुक को समझने की। मतलब उनकी शुरुआत से लेकर उनके गठबंधन बनाने और तोड़ने की जो रणनीति है। और सबसे जरूरी वो सुशासन बाबू की छवि। हाँ, उस छवि को डिकोड करेंगे जिसे उन्होंने इतने सालों में बहुत मेहनत से बनाया है। जैसा कि हमारे स्रोत कहते हैं, हमें ये समझना है कि वो बिहार की राजनीतिक बिसात के इतने माहिर खिलाड़ी कैसे बने। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। कहानी जाती है जेपी आंदोलन के दौर में। हाँ, वो दौर जब बिहार ने राजनीति को कई बड़े चेहरे दिए। लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार जैसे नेता सब उसी आंदोलन की उपज थे। लेकिन हमारे स्रोत एक बहुत बड़ा एक बहुत दिलचस्प फर्क बताते हैं। क्या फर्क? जहां लालू यादव जैसे नेता अपने करिश्मे पर, अपनी भाषण कला पर, भीड़ खींचने की क्षमता पर फोकस कर रहे थे, वहीं नीतीश कुमार वो पर्दे के पीछे एक लंबी बिसात बिछा रहे थे। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी अंतर है। जी देखिए, लालू प्रसाद का अंदाज था जनता से सीधा संवाद करने का। वो एक मास लीडर थे। बिल्कुल। नीतीश कुमार का तरीका ज्यादा संगठनात्मक था, एक रणनीतिकार का। वो शायद ये समझ रहे थे कि सिर्फ करिश्मे से आप चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन सरकार चलाने और लंबे समय तक टिके रहने के लिए एक ठोस योजना चाहिए। तो वो उस वक्त भविष्य की तैयारी कर रहे थे जब बाकी नेता बस अगला चुनाव देख रहे थे। एक तरह से हाँ। लेकिन उस दौर में, खासकर बिहार की राजनीति में, क्या करिश्मे के बिना आगे बढ़ना मुमकिन था? मतलब एक ऐसा नेता जो भीड़ का हीरो ना हो, वो अपनी जगह कैसे बना सकता है? यही तो उनकी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा था। उन्होंने अपनी पहचान ही अलग बनाई और इसी सोच का नतीजा हमें 2005 के चुनाव में देखने को मिला। वो तो बिहार की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक उन्होंने लालू प्रसाद यादव के आरजेडी के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया। लेकिन उन्होंने ये सिर्फ विरोध की राजनीति करके नहीं किया। उन्होंने बिहार के लोगों को एक नया विकल्प दिया, एक नया सपना दिखाया। वो सपना था सुशासन का। सुशासन। उस वक्त तो बिहार की राजनीति पूरी तरह से जातिगत समीकरणों पर चलती थी। जंगल राज का एक नैरेटिव भी था। हाँ, था। तो ऐसे में विकास और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे क्या सच में लोगों को अपील कर रहे थे? ये बहुत जरूरी सवाल है। और देखिए, स्रोत बताते हैं कि शुरुआत में लोगों को शक था, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार की नब्ज पकड़ ली थी। 15 साल के एक ही तरह के शासन से लोगों में एक थकान आ गई थी, बदलाव की चाहत। हाँ। वो बदलाव चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई ठोस विकल्प नहीं दिख रहा था। नीतीश कुमार ने उसी खाली जगह को भरा। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मौजूदा सरकार खराब है, उन्होंने ये बताया कि एक अच्छी सरकार कैसी दिख सकती है। जैसे कि अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली और सबसे बढ़कर सुरक्षा का माहौल। ये सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं था, ये बिहार के लिए एक पूरी कहानी को बदलने की पेशकश थी। तो 2005 में उन्होंने विकास के वादे पर सत्ता हासिल कर ली। लेकिन बिहार की राजनीति में सत्ता में आना एक बात है और उस पर बने रहना, वो भी इतने सारे अलग अलग सहयोगियों के साथ, ये तो बिल्कुल दूसरा ही खेल है। हाँ, असली चुनौती तो वहीं से शुरू होती है। तो स्रोत उनके इस गठबंधन गठित के बारे में क्या बताते हैं? देखिए, यहीं पर नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे फैसिनेटिंग और विवादास्पद पहलू सामने आता है। स्रोत साफ साफ बताते हैं कि उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा लचीले गठबंधनों पर टिकी है। कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी और कांग्रेस के साथ, और फिर वापस बीजेपी के साथ। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि उनकी कोई स्थायी दोस्ती या दुश्मनी नहीं है, सिर्फ खाई हित है। इसी को तो उनके आलोचक अवसरवाद, या वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, पलटू राम की राजनीति, यही कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। और स्रोत इस आलोचना का भी जिक्र करते हैं। आलोचकों का तर्क है कि ये विचारधारा पर निजी महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता देना है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो होगा। हाँ, अगर इसे सिर्फ राजनीतिक रणनीति के नजरिए से देखें तो ये टिके रहने का एक बेहद कारगर मॉडल है।
बिहार जैसे जटिल राज्य में जहां किसी एक पार्टी को शायद ही कभी बहुमत मिलता हो, वहां गठबंधन एक मजबूरी है। नीतीश कुमार ने बस इस मजबूरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। मुझे एक बात यहाँ समझनी है, जब वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो उनके सुशासन की छवि का क्या होता है, जिस आरजेडी के जंगल राज के खिलाफ वो सत्ता में आए थे? सही सवाल। और जब बीजेपी के साथ होते हैं तो उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि का क्या? वो इस विरोधाभास को मैनेज कैसे करते हैं? ये उनकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कमाल है। वो जब भी गठबंधन बदलते हैं तो नैरेटिव ये बनाते हैं कि फैसला उन्होंने बिहार के हित में लिया है, अपनी कुर्सी के लिए नहीं। अच्छा। याद कीजिए, जब वो 2013 में बीजेपी से अलग हुए तो वजह नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी को बनाया ताकि उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि बनी रहे। हाँ, याद है। और जब आरजेडी के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर असहज हुए तो गठबंधन तोड़कर इसे सुशासन पर अडिग रहने का फैसला बताया। हर बार वो अपने कदम को एक बड़े सैद्धांतिक जामे में पेश करते हैं। और इसी का नतीजा है कि जैसा स्रोत बताते हैं, उन्होंने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये आंकड़ा, ये अपने आप में उनकी राजनीतिक कुशलता की पूरी कहानी कहता है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांड को अपनी सहयोगी पार्टियों की ब्रांड से हमेशा बड़ा और अलग रखा। एग्जैक्टली। वो बीजेपी के साथ होते हुए भी अति राष्ट्रवादी नहीं दिखते और आरजेडी के साथ होते हुए भी उन पर जंगल राज का दाग नहीं लगता। उनकी अपनी एक अलग पहचान है और यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो ये जो सुशासन बाबू की छवि है, ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है, ये एक तरह का राजनीतिक कवच है। कवच भी है और हथियार भी। लेकिन ये छवि बनी कैसे? मतलब सिर्फ कहने से तो नहीं बनती। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि ये एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बनाई गई है और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है लड़कियों के लिए शुरू की गई साइकिल योजना। हाँ, वो योजना तो बहुत मशहूर हुई थी। पहली नजर में ये एक सिंपल कल्याणकारी योजना लगती है। लेकिन क्या ये सिर्फ लड़कियों को साइकिल देने तक सीमित थी? इसका राजनीतिक असर इतना गहरा कैसे हुआ? ये सिर्फ एक योजना नहीं थी। स्रोत इसे सामाजिक इंजीनियरिंग का एक क्लासिक उदाहरण कहते हैं। सामाजिक इंजीनियरिंग? हाँ, मतलब एक तीर से कई निशाने साधना। यह ऐसा था मानो उन्होंने राजनीति के शतरंज पर एक छोटा सा प्यादा आगे बढ़ाया और उसने पूरे खेल का नक्शा ही बदल दिया। जरा समझाइए इसे। सोचिए, एक साइकिल ने क्या क्या किया। लड़कियों की स्कूल में ड्रॉप आउट रेट कम हुई, उन्हें आज़ादी और आत्मविश्वास मिला। ये तो हुआ सामाजिक असर, लेकिन इसका असली असर परिवार पर हुआ। जब घर की बेटी साइकिल से स्कूल जाने लगी तो ये उस पूरे परिवार के लिए एक गर्व की बात बन गई। मतलब ये कि उन्होंने विकास को घर के अंदर परिवार की तरक्की से सीधा जोड़ दिया। बिल्कुल। ये एक ऐसा भावनात्मक कनेक्शन था जिसे जाति के समीकरण भी नहीं तोड़ पाए। इस एक योजना ने नीतीश कुमार के लिए एक ऐसा वोटर वर्ग तैयार किया जो किसी जाति या धर्म का नहीं था। वो सीधे नीतीश कुमार का वोटर था। सही कहा। ये महिलाएं और उनके परिवार थे। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने उन्हें आरजेडी और बीजेपी दोनों के पारंपरिक वोट बैंक के अलावा अपना एक नया वफादार वोट बैंक दिया। तो साइकिल योजना एक इमोशनल हुक थी। इस सुशासन ब्रांड के दूसरे स्तंभ क्या थे? 2 और बड़े स्तंभ थे जिनका जिक्र स्रोतों में मिलता है। पहला, कानून व्यवस्था। 2005 से पहले की जो छवि थी उसे बदलकर उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि अब लोग, खासकर महिलाएं, रात में भी सुरक्षित बाहर निकल सकती हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। और दूसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर सड़कें। बिहार में कहा जाने लगा कि अब किसी भी कोने से राजधानी पटना पहुंचना बस कुछ ही घंटों का काम है। ये वो ठोस बदलाव थे जिन्हें लोग रोज महसूस कर सकते थे। उनकी छवि सिर्फ हवा में नहीं बनी, इन जमीनी कामों ने उसे मजबूती दी। तो ये एक पूरा पैकेज था, एक मजबूत छवि, लचीली गठबंधन की रणनीति और जमीन पर दिखने वाला काम। इन सब को मिलाकर आज की तारीख में हम नीतीश कुमार को कहाँ पाते हैं? क्या वो अभी भी बिहार की राजनीति के केंद्र में है? आज भी। तमाम आलोचनाओं और बदलते समीकरणों के बावजूद स्रोत इस बात पर एकमत हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार की राजनीति की कहानी के मुख्य पात्र हैं। आज भी? हाँ, वो राज्य की राजनीतिक बिसात पर इतना मजबूत नियंत्रण रखते हैं कि उनके बिना कोई खेल ही नहीं हो सकता। आप कह सकती हैं कि बिहार में हर राजनीतिक गणना नीतीश कुमार के अगले कदम को ध्यान में रखकर ही की जाती है। मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया है। कैसे? उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि सत्ता का कोई भी समीकरण उनके बिना अधूरा है। चाहे उनकी सीटें कम हों या ज्यादा,
सरकार की चाबी उन्हीं के पास रहती है। तो आज हमने बिहार की राजनीति के एक ऐसे रणनीतिकार को समझा जो गठबंधन की कला में माहिर है और जिसने सुशासन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। स्रोत एक ऐसे राजनेता की तस्वीर पेश करते हैं जिसने हर राजनीतिक मौसम में प्रासंगिक बने रहने की कला में महारत हासिल कर ली है। हाँ, उनका ये सफर दिखाता है कि कैसे लंबी अवधि की सोच, सामरिक लचीलापन और एक बहुत सावधानी से बनाई गई सार्वजनिक छवि किसी नेता को राजनीति में अकल्पनीय रूप से लंबा जीवन दे सकती है। ये सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की एक केस स्टडी है। बिल्कुल। स्रोत नीतीश कुमार की रणनीति को एक जटिल राजनीतिक मैदान में टिके रहने का तंत्र बताते हैं और ये श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। क्या सवाल? क्या आज की राजनीतिक व्यवस्था में, जहां गठबंधन इतनी तेजी से बदलते हैं, एक मजबूत या कठोर विचारधारा एक बोझ बन जाती है? और क्या व्यावहारिक लचीलापन, जिसे कुछ लोग अवसरवाद कहते हैं, ही सत्ता में बने रहने की असली कुंजी है?